साथियों, आप सभी का विजन जैम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका अध्याय 7 है, जिसका शीर्षक है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैप्टर प्रारंभ होता है। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न है, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएँ, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो खेल हैं और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। उन्हें कभी कभी जनसंचार या इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। आपकी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए जनसंपर्क के किसी माध्यम से विहीन दुनिया की कल्पना करना भी संभवतः कठिन होगा। मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों के लोग प्रायः बिस्तर से उठते ही सबसे पहले रेडियो या टेलीविज़न चालू करते हैं अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। उन्हीं परिवार के बच्चे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन पर यह देखने के लिए नज़र डालते हैं कि कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई है। अनेक नगरीय क्षेत्रों में नलसाज, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, रंगसाज और अन्य विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले लोग अपना एक मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जिस पर उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। अब तो नगरों में अधिकतर दुकानें एक छोटा टेलीविज़न सेट भी रखने लगी हैं। आने वाले ग्राहक दुकानदार से टेलीविज़न पर दिखाई जा रही फिल्म या क्रिकेट मैच के बारे में छिटपुट बातचीत भी कर लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग टेलीफोन और इंटरनेट की सहायता से देश में रहने वाले अपने मित्रों एवं परिवारों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखते हैं। नगरों में रहने वाले प्रवासी कामगार वर्ग के लोग भी गाँव में रहने वाले अपने परिवारों से दूरभाष अथवा टेलीफोन के द्वारा नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। क्या आपने मोबाइल फ़ोनों के बारे में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को देखा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि ये मोबाइल फ़ोन विविध प्रकार के सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? क्या आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि सीबीएसई बोर्ड जो है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन दोनों पर उपलब्ध होते हैं। सच तो यह है कि इनकी पुस्तकें भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में सभी प्रकार के जनसंचार के साधनों का चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है। समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते हमें इस वृद्धि के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में रुचि है। सर्वप्रथम, जबकि हम वर्तमान संचार क्रांति की विशिष्टता को पहचानते हैं, तो हमें कुछ पीछे जा करके विश्व में और भारत में आधुनिक जनसंपर्क के साधनों में हुई वृद्धि की रूपरेखा को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इससे हमें यह समझने में सहायता मिलेगी किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही मास मीडिया की संरचना और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों से निर्धारित हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में प्रमुख रूप से राज्य अर्थात राज्य सरकार और विकास के बारे में उसकी सोच ने मीडिया को कितना अधिक प्रभावित किया है। और 1990 के बाद के भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में बाजार को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दूसरा, हमें यह समझने में अधिक सहायता मिलती है कि समाज के साथ जनसंपर्क और संचार के साधनों के संबंध कितने द्वंद्वात्मक हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मास मीडिया की प्रकृति और भूमि उस समाज द्वारा प्रभावित होती है जिसमें यह स्थित होता है। साथ ही समाज पर मास मीडिया के दूरगामी प्रभाव पर जितना बल दिया जाए थोड़ा होगा। हम इस द्वंद्वात्मक संबंध को उस समय देखेंगे और समझेंगे जब हम इस अध्याय में पहला औपनिवेशिक भारत में मीडिया की भूमिका, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभिक दशकों में और तीसरा अंततः भूमंडलीकरण के संदर्भ में जब हम इसको समझ लेंगे या इसको देख लेंगे। तीसरा, संचार के अन्य साधनों से भिन्न होता है क्योंकि इसे विशाल पूंजी उत्पादन और औपचारिक संरचनात्मक संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि मास मीडिया की संरचना और प्रकार के लिए राज्य और अथवा बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। मास मीडिया ऐसे बहुत बड़े संगठनों के माध्यम से कार्य करता है जिनमें भारी पूंजी लगी होती है और काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चौथा, इसका महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लोगों के विभिन्न वर्ग के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इसी तथ्य को पिछले अध्याय में डिजिटल अंतर अर्थात डिजिटल डिवाइड की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आप आगे बात करते हैं, आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ की बात करते हैं। तो पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रणालय या छापाखाना के विकास के साथ हुआ। हालांकि बहुत से समाजों में मुद्रण कला का इतिहास जो है वो कई सदियों पहले शुरू हो गया था, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकियों अर्थात टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए
पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया गया। कहाँ पर? यूरोप में शुरू किया गया। यह तकनीक सर्वप्रथम जोहान गुटनबर्ग, किसने? जोहान गुटनबर्ग द्वारा 1440 में विकसित की गई थी और प्रारंभ में छपाई का काम धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित था। तो छपाई किसकी जाती थी? धार्मिक पुस्तकों की जाती थी। औद्योगिक क्रांति के साथ ही मुद्रण उद्योग का भी विकास हुआ। कुलीन मुद्रणालय के प्रथम उत्पाद साक्षर अभिजात लोगों तक ही सीमित थे, जो कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे। तत्पश्चात 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर जब प्रौद्योगिकियों, परिवहन और साक्षरता में और आगे विकास हुआ, तभी समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक जैसे समाचार पढ़ने या सुनने को मिलने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़े हुए महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हो गई। इस संबंध में सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने, किसने? बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे वह भी एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे। इससे अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार बेनेडिक्ट एंडरसन के कथानुसार हम राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय की तरह मान सकते हैं। आप याद कीजिए कैसे 19वीं सदी के समाज सुधारक अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध उसके संघर्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका उद्भव भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए संस्थागत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़क उपायों का खुलकर विरोध करने वाले राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया गया और फिर उसे सही दिशा दी। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दी। इसका एक उदाहरण इल्बर्ट बिल 1833 का इल्बर्ट बिल के विरुद्ध आंदोलन है। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी, जो कि मराठी में लिखी गई पत्रिका है, मातृभूमि मलयालम में, अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में, जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को, ये सब समाचार पत्र हैं, केसरी, मातृभूमि, अमृत बाजार, इन जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को औपनिवेशिक सरकार की अप्रसन्नता सहनी पड़ी, मतलब उनका कोपभाजन बनना पड़ा। लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा और वे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग करते रहे। यहाँ आप एक उदाहरण देख सकते हैं राजा राम मोहन राय का। हालांकि राजा राम मोहन राय से पहले भी लोगों ने कुछ समाचार पत्र प्रकाशित करने प्रारंभ कर दिए थे, परंतु राजा राम मोहन राय द्वारा बंगला भाषा में 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी सर्वप्रथम और फारसी में 1822 में प्रकाशित मीरात उल अखबार भारत के पहले ऐसे प्रकाशन थे जिनमें राष्ट्रवादी एवं लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता था। तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी बंगला भाषा में थी और मीरात उल अखबार ये आपका फारसी में था। फरदून जी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। कौन? फरदून जी मुर्जबान मुंबई में गुजराती प्रेस के अग्रदूत थे। उन्होंने 1822 में ही बॉम्बे समाचार नामक एक दैनिक पत्र शुरू कर दिया था। इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1858 में बंगला भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया। तो सोम प्रकाश नामक पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगला भाषा में 1857 की क्रांति के बाद। द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई में 1861 में शुरू हुआ। द पाइनियर ये इलाहाबाद में 1865 में इसको प्रारंभ किया गया है, इस दैनिक समाचार पत्र को। द मद्रास मेल 1868 में, द स्टेट्समैन कोलकाता में 1875 में, द सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर में 1876 में शुरू हुआ। द पाइनियर के बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? इलाहाबाद में 1865 में। तो यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से राज्य यानी सरकार के स्वामित्व में था, इसलिए उस पर राष्ट्रीय विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते थे। यद्यपि समाचार पत्र एवं फिल्में दोनों में स्वायत्ता थी, लेकिन ब्रिटिश राज उन पर कड़ी नज़र रखता था। अंग्रेजी या देशी भाषाओं में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रसार बहुत व्यापक रूप से नहीं होता था, क्योंकि बहुत कम लोग साक्षर थे। फिर भी उनका प्रभाव उनकी वितरण संख्या की तुलना में बहुत अधिक था, क्योंकि खबरें और सूचनाएं वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक केंद्रों जैसे बाजारों तथा व्यापारिक केंद्रों, न्यायालयों तथा कस्बों में पढ़ी जाती थी
और पत्र पत्रिकाएं तथा प्रिंट मीडिया में जनमत के विभिन्न आयाम होते थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए जाते थे। ये विभिन्न विचार भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जारी रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में मास मीडिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। मीडिया से आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में देश के विकास पर कितना अधिक बल दिया गया था। विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। तब मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसे सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा तथा फेथ हीलिंग जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए एक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्तचित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमा घर में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था, ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल सके। अब रेडियो की बात कर लेते हैं। रेडियो प्रसारण जो 1920 के दशक में, रेडियो प्रसारण 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई में अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के जरिए भारत में शुरू हुआ था। तो याद रखिए, कोलकाता और चेन्नई दोनों में ही एक साथ शुरू हुआ था और 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया, जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बन गया। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? आपके ब्रिटेन इत्यादि थे। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर के 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। चूँकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदार माना जाता था, इसलिए आकाशवाणी जो AIR के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से समाचार, सामायिक विषय और विकास पर चर्चाएं होती थी। हम कुछ उदाहरण भी इसके संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे आकाशवाणी के प्रसारणों में कुछ अंतर हुआ। कब से? 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी, तो आकाशवाणी ने ही देहातों में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया और वह 1967 से दैनिक आधार पर 10 वर्षों से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही। इस प्रयोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। इन कार्यक्रमों की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे, जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था, जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। तो यह आपका आकाशवाणी संबंधित एक उदाहरण है। इसके अलावा आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के अतिरिक्त एक मनोरंजन का चैनल विविध भारती भी था, जो श्रोताओं के अनुरोध पर मुख्यतः हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया। तो विविध भारती आकाशवाणी में शामिल हो जाता है, जो जल्द ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए कमाऊ चैनल बन गया। इसके संदर्भ में एक उदाहरण घटनाक्रम पढ़ सकते हैं कि भारतीय फिल्मी गानों और वाणिज्यिक विज्ञापनों को निम्न स्तरीय संस्कृत माना जाता था, अतः उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया। इसलिए भारतीय श्रोताओं ने भारतीय फिल्मी संगीत, वाणिज्यिक और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए अपने शॉर्टवेव रेडियो सेटों को रेडियो शिलोन, जो पड़ोसी देश श्रीलंका से प्रसारित होता था, और रेडियो गोवा, जो गोवा से प्रसारित होता था, वहाँ उन दिनों पुर्तगाली शासन था, से जोड़ लिया। भारत में इन प्रसारणों की लोकप्रियता ने रेडियो सुनने और रेडियो सेटों की बिक्री को बहुत बढ़ा दिया। उन दिनों रेडियो सेट खरीदते समय ग्राहक बेचने वाले से यह अवश्य सुनिश्चित कर लेता था कि उस सेट से रेडियो सिलोन या रेडियो गोवा के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं या नहीं। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उस समय आकाशवाणी अर्थात AIR के पास कुल मिलाकर 6 रेडियो स्टेशनों की आधारभूत संरचना थी, जो महानगरों में स्थित थे। देश की 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट ही थे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने के कार्य को प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना विकसित कर ली। यह भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।
प्रारंभ में रेडियो के प्रचार प्रसार एवं लोकप्रिय बनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा रेडियो सेटों की ऊंची कीमत थी। लेकिन 1960 के दशक में जब ट्रांजिस्टर क्रांति आई तो रेडियो अधिक सुलभ हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो बिजली की बजाय बैटरी से चलने लगे और उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। साथ ही उनकी कीमतें भी बहुत अधिक घट गई। वर्ष 2000 में स्थिति यह थी कि लगभग 11 करोड़ परिवारों, अर्थात भारत के संपूर्ण घर जो परिवार रहे हैं, घर परिवार, उनके 2/3 भाग में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में रेडियो प्रसारण सुने जाते थे। उनमें से 1/3 से भी अधिक घर जो है परिवार ग्रामीण थे। अब टेलीविज़न की बात कर लेते हैं। तो भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पहले यानी 1959 में ही टेलीविज़न के कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया गया था। आगे चलकर अगस्त 1975 से ही जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग, अर्थात ये जो उपग्रह था इसका नाम क्या था, साइट था। तो इसके अंतर्गत टेलीविज़न ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण किए। ये शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे तक 2400 टीवी सेटों पर सीधे प्रसारित किए जाते थे। इसी बीच दूरदर्शन के अंतर्गत कहाँ पे दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 तक टेलीविज़न केंद्र स्थापित कर दिए गए। तत्पश्चात एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोल दिए गए। प्रत्येक प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचारों, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम और मनोरंजन के कार्यक्रम सम्मिलित थे। जब कार्यक्रम वाणिज्यिक हो गए और उनमें इन कार्यक्रमों के प्रयोजकों के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे तो लक्षित दर्शकों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हो गई और जो नगरीय उपभोक्ता वर्ग के लिए होते थे, जो कि ये मनोरंजन कार्यक्रम नगरीय उपभोक्ता वर्ग के लिए होते थे। दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों के दौरान रंगीन प्रसारण के प्रारंभ किए जाने और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविज़न प्रसारण का बहुत तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। वर्ष 1984-85 के दौरान टेलीविज़न ट्रांसमीटरों की संख्या देश भर में बढ़ गई और फलस्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसमें सम्मिलित हो गया। यही वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपरा प्रसारित किए गए। हम लोग कार्यक्रम जो है 1984-85 में और बुनियाद कार्यक्रम 1986-87 में था। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए भारी मात्रा में विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित किया, जैसा कि आगे चलकर रामायण जो कि 1987-88 में और महाभारत 1988-90 में महाकाव्यों के प्रसारण से भी हुआ। अब ये जो कार्यक्रम हम लोग था, इसके बारे में एक उद्धरण पढ़ लेते हैं। तो हम लोग जो है यह एक टेलीविज़न के क्षेत्र में क्या है, या प्रसारण क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ था। हम लोग भारत का सबसे पहला लंबे समय तक चलने वाला सोप ओपरा था। इस नए सबसे पहले पथ प्रदर्शक कार्यक्रम ने मनोरंजन संदेश में शैक्षिक अंतर्वस्तु का जानबूझकर समावेश करते हुए मनोरंजन शिक्षा की संयुक्त रणनीति का उपयोग किया था। हम लोग के करीब 156 कथांश इंग्लिश का होता है एपिसोड, तो 156 एपिसोड 1984-85 के दौरान 17 महीनों तक हिंदी में प्रसारित किए गए। इस टेलीविज़न कार्यक्रम ने सामाजिक विषयों जैसे लैंगिक यानी स्त्री पुरुष, लैंगिक समानता, छोटा परिवार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 22 मिनट के प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक विख्यात भारतीय अभिनेता अशोक कुमार 30 से 40 सेकंड के एक उपसंहार के रूप में उस एपिसोड से प्राप्त सबक को संक्षेप में प्रस्तुत किया करते थे। अशोक कुमार नाट्य प्रसंगों को दर्शकों के दैनिक जीवन से जोड़ते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक निंदनीय पात्र जो शराब पीता था और अपनी बीवी से मारपीट करता था पर टिप्पणी करते हुए दर्शकों से पूछा कि आपके विचार से बसेश्वर राम जैसे लोग इतनी ज़्यादा शराब क्यों पीते हैं और फिर बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? शराब पीने की लत को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग के दर्शकों के बारे में अध्ययन करने से दर्शक वर्ग के सदस्यों उनके प्रिय हम लोग के पात्रों के बीच उच्च कोटि के परासामाजिक अंतःक्रिया का पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग के बहुत से दर्शकों ने यह बताया कि उन्होंने अपने निजी निवास कक्षों के एकांत में अपने प्रिय पात्रों से मिलने के लिए अपने दैनिक कार्यों में यथोचित परिवर्तन कर लिए थे। अन्य कई व्यक्तियों ने बताया कि वे टेलीविज़न सेटों के माध्यम से अपने प्रिय पात्रों से बातचीत करते थे। उदाहरण के लिए बड़की चिंता मत करो, जीवन बनाने का अपना सपना मत छोड़ो। हम लोगों को देखने वालों की संख्या उत्तर भारत में 65 से 90% और दक्षिण भारत में 20 से 40% तक थी। औसतन लगभग 5 करोड़ दर्शक हम लोग का प्रसारण देखते थे। इस सोप ओपरा का एक असामान्य पक्ष यह था कि दर्शकों से इसके बारे में बड़ी संख्या में यानी 4 लाख से भी अधिक पत्र प्राप्त हुआ करते थे। वे इतने अधिक होते थे कि उनमें से अधिकांश दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खोले भी नहीं जा सकते थे। तथा इसके अलावा हम लोग के विज्ञापनों ने एक नए उत्पाद मैगी 2
मिनट्स नूडल को बढ़ावा दिया, जो टेलीविजन के विज्ञापन की शक्ति और दूरदर्शन के वाणिज्यीकरण के प्रारंभ होने को दर्शाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया के संदर्भ में। तो प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम के प्रारंभ और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रसार तथा राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों में उसकी भूमिका के बारे में जाना जा चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में या कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा और इसके लिए वह विकासात्मक मुद्दों को उठाता रहा और बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहा। हम थोड़े से इससे संबंधित उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि भारत में पत्रकारिता को एक अंतरात्मा से प्रेरित कार्य माना जाता था। जब स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों में तेजी आई और एक आधुनिक रूप धारण करते हुए समाज में जीवन निर्माण के नए शैक्षिक अवसर पैदा हुए, तो देशभक्तिपूर्ण और सामाजिक सुधार के आदर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली युवजन पत्रकारिता की ओर आकर्षित हुए। जैसा कि अक्सर ऐसे कामों में हुआ करता है, इस आजीविका में पैसा बहुत कम था। इस आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में रूपांतरित होने में लंबा समय लगा। यह रूपांतरण हिंदू जैसे समाचार पत्र के स्वरूप में आए परिवर्तनों से प्रतिबिंबित होता है, जो प्रारंभ में विशुद्ध सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवा भाव को लेकर चला था, पर आगे चलकर व्यापारी उद्यम में बदल गया। हालांकि उसमें सामाजिक और जन सेवा का भाव भी रहा। फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और मीडिया पर सेंसर व्यवस्था लागू की गई। सौभाग्यवश वह समय समाप्त हो गया और 1977 में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। भारत अनेक समस्याओं का सामना करते हुए भी अपने स्वतंत्र मीडिया पर तर्क संगत या समर्थनीय गर्व कर सकता है। अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि मास मीडिया संचार के अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूंजी उत्पादन और प्रबंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए एक ऐसे औपचारिक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल संगठन की आवश्यकता होती है। और यह भी कि किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह मास मीडिया भी भिन्न भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार संरचना तथा विषय वस्तु की दृष्टि से बदलता रहता है। अब आप यह देखेंगे कि मीडिया की विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही भिन्न भिन्न समयों पर किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। कभी कभी राज्य यानी सरकार को भी अधिक बड़ी भूमिका निभानी होती है और कुछ अन्य समयों पर बाजार को। भारत में यह स्थान परिवर्तन हाल के दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह बहस भी छिड़ी है कि आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका अदा करना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए, अगले भाग में हम इन नई बातों पर विचार करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भूमंडलीकरण और मीडिया, ग्लोबलाइजेशन और मीडिया के बारे में। तो हम पिछले अध्याय में भूमंडलीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन के दूरगामी प्रभाव और संचार क्रांति के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। मीडिया के हमेशा अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहे हैं, जैसे कि नए समाचार एकत्र करना और प्राथमिक रूप से पाश्चात्य फिल्मों को दूसरे देशों में बेचना, जो वेस्टर्न मूवियाँ होती हैं उनको दूसरे देशों में बेचना। किंतु 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनियां राष्ट्रीय सरकारों के विनियमों का पालन करते हुए विशिष्ट घरेलू बाजारों में कार्यरत रहे। मीडिया उद्योग भी कई अलग अलग सेक्टरों में विभाजित था, जैसे सिनेमा, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, जो एक दूसरे से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग में अनेक रूपांतरण हुए हैं। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तरल भूमंडलीय बाजार ने ले लिया है और नवीन प्रौद्योगिकियों ने, मतलब नई टेक्नोलॉजीज ने मीडिया के विभिन्न रूपों को, जो पहले अलग अलग थे, अब आपस में मिला दिया है। अब थोड़ा सा इसके संदर्भ में थोड़ा सा एक उदाहरण पढ़ लेते हैं भूमंडलीकरण और संगीत के मामले के संदर्भ में। तो यह तर्क दिया जाता है कि संगीतात्मक रूप वह होता है जो किसी अन्य रूप की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि संगीत उन लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाता है जो लिखी या बोली जाने वाली भाषा को नहीं जानते। व्यक्तिगत स्टीरियो प्रणालियों से संगीत टेलीविजन जैसा कि MTV और कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD तक प्रौद्योगिकियों के विकास ने भूमंडलीय आधार पर संगीत के वितरण के लिए नए और अधिक परिष्कृत तरीके प्रस्तुत कर दिए हैं। अब मीडिया के रूपों का विलयन के संबंध में बात कर लेते हैं। यद्यपि संगीत उद्योग कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय समूहों के हाथों में अधिकाधिक रूप से केंद्रित होता जा रहा है, पर कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से संगीत को स्थानीय संगीत की दुकानों से CD या कैसेट के रूप में खरीदने के स्थान पर डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। भूमंडलीय संगीत उद्योग में इस समय अनेक फैक्ट्रियों, वितरण श्रृंखलाओं, संगीत की दुकानों और बिक्री कर्मचारियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है।
यदि इंटरनेट इन सभी तत्वों की आवश्यकता को समाप्त कर संगीत को सीधे डाउनलोड कर बेचना संभव कर सकेगा तो फिर संगीत उद्योग में बाकी क्या बचेगा। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमने संगीत उद्योग और उस पर पड़े भूमंडलीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। मास मीडिया में जो परिवर्तन हुए वो इतने अधिक हैं कि यह अध्याय संभवतः उनके बारे में आपको एक विखंडित जानकारी ही दे पाएगा, मतलब संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाएगा। युवा पीढ़ी के एक सदस्य होने के नाते आप यहाँ दी गई समझ के आधार पर और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि भूमंडलीकरण के कारण प्रिंट मीडिया अर्थात मुख्यतः समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुख्यतः टेलीविज़न और रेडियो में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुद्रण माध्यम या प्रिंट मीडिया की। हम ये देख चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं कितने महत्वपूर्ण थे। अक्सर ऐसा विश्वास किया जाता है कि टेलीविज़न और इंटरनेट के विकास से प्रिंट मीडिया का महत्व कम हो जाएगा, किंतु भारत में हमने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ते हुए देखा है। जैसा कि उद्धरण में बताया गया कि नई प्रौद्योगिकियों ने समाचार पत्रों के उत्पादन और प्रसार को बढ़ावा देने में मदद की। बड़ी संख्या में चमकदार पत्रिकाएं भी बाजार में आ गईं। जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की इस आश्चर्यजनक वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, ऐसे साक्षर लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई जो शहरों में प्रोफेशन माइग्रेट कर रहे हैं। 2003 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण की 64,000 प्रतियां छपती थी, जो 2005 तक बढ़ करके 4,25,000 हो गई। इसका कारण यह था कि दिल्ली की 1,47,00,000 की जनसंख्या में से 52% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषी क्षेत्रों से आए हैं। इनमें से 47% लोगों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है और उनमें से 60% लोग जो है 40 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा, छोटे कस्बों और गांवों में पाठकों की आवश्यकताएं शहरी पाठकों से भिन्न होती है और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मलयाली मनोरमा और इनाडू जैसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों ने स्थानीय समाचारों की संकल्पना को एक महत्वपूर्ण रीत से जिला संस्करणों और आवश्यकता अनुसार ब्लॉक संस्करणों के माध्यम से प्रारंभ किया। एक अन्य अग्रणी तमिल समाचार पत्र दिनतत्ती ने हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाया और परिशिष्ट अनुपूरक अंक साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। दैनिक भास्कर समूह की समृद्धि के कारण उनके द्वारा अपनाई गई अनेक विपणन संबंधी रणनीतियां हैं, जिनके अंतर्गत वे उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, घर घर जाकर सर्वेक्षण और अनुसंधान जैसे कार्य करते हैं। इससे हम फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं कि आधुनिक मास मीडिया के लिए एक औपचारिक संरचनात्मक संगठन का होना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक उदाहरण पढ़ लेते हैं भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की क्रांति के संदर्भ में। तो पिछले कुछ दशकों में एक अत्यंत उल्लेखनीय घटना से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में क्रांति आई है। इन समाचार पत्रों की वृद्धि उदारीकरण से पहले हो चुकी थी। भारत में 2 प्रमुख दैनिक पत्र दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर हैं, जिनके पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः दैनिक जागरण के 2.1 करोड़ और दैनिक भास्कर की 1.7 करोड़। ये 2002 का आंकड़ा है। सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले दैनिकों में असमिया भाषा के दैनिक हैं और बंगला के दैनिक क्षेत्रों में हैं। इनाडू तेलुगु समाचार पत्र की कहानी भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों अर्थात प्रेस की सफलता का एक उदाहरण है। इनाडू के संस्थापक रामोजी राव ने 1974 में इस समाचार पत्र को प्रारंभ करने से पहले एक चिट फंड सफलतापूर्वक चलाया था। 1980 के दशक के मध्य भाग में ग्रामीण क्षेत्रों में अरग विरोधी आंदोलनों जैसे उपयुक्त मुद्दों से जुड़कर एक तेलुगु समाचार पत्र देहातों में पहुंचने में सफल हो गया। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने 1989 में जिला दैनिक निकालने शुरू किए। ये छोटे छोटे पत्रक होते थे जिनमें जिला विशेष के सनसनी फैलाने वाले समाचार और उसी जिले के गांव और छोटे कस्बों से प्राप्त वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते थे। 1998 तक आते आते इनाडू आंध्र प्रदेश के 10 कस्बों में से प्रकाशित होने लगा था और संपूर्ण तेलुगु दैनिक पत्रों के प्रसार में इसका हिस्सा 70% तक था। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं भारत में समाचार पत्रों के प्रसार में जो परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय पाठक अध्ययन 2006 नेशनल रीडरशिप स्टडी 2006 के हाल में प्रकाशित उस समय प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्रों में पाठकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में पिछले वर्ष काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और वह 19.1 करोड़ से बढ़ करके 20.36 करोड़ के आसपास अपरिवर्तित हो रही है। ये आंकड़ा जो बताया जा रहा है ये आपका 2006 का है। हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण
2.12 करोड़ पाठक और दैनिक भास्कर 2.10 करोड़ पाठकों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का एकमात्र दैनिक है जिसके पाठकों की संख्या 50 लाख से अधिक 74 लाख है। 50 लाख पाठकों वाले कुल 18 दैनिकों में से 6 हिंदी के, 3 तमिल के, 2 गुजराती, मलयालम और मराठी के और एक बंगला, तेलुगु और अंग्रेजी के हैं। तो ये जो उद्धरण बताया गया आपका, यह 2006 का है, तो आप इससे एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। अभी हमने जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनकी बात की, अब अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की बात करें। जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र, जिन्हें अक्सर राष्ट्रीय दैनिक कहा जाता है, सभी क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं। देसी भाषाओं के समाचार पत्रों का प्रसार राज्यों तथा अंदरूनी ग्रामीण प्रदेशों में बहुत अधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुकाबला करने के लिए समाचार पत्रों ने, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने, एक ओर जहां अपनी कीमतें घटा दी हैं, वहीं दूसरी ओर एक साथ अनेक केंद्रों से अपने अलग अलग संस्करण निकालने लगे हैं। एक यहाँ पर उदाहरण हम लोग समाचार पत्र उत्पादन में परिवर्तन को देख लेते हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की भूमिका इसमें दिखाई पड़ती है। तो 1980 के दशक के अंतिम वर्षों और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से समाचार पत्र संवाददाता की डेस्क से अंतिम पेज प्रूफ तक पूर्णतया से स्वचालित हो गए। इस स्वचालित श्रृंखला के कारण कागज का प्रयोग पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसा 2 प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण संभव हुआ है। कौन सा? पहला, लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क, यानी स्थानीय इलाके के नेटवर्कों के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटरों अर्थात पीसी के नेटवर्क व्यवस्था और समाचार निर्माण के लिए न्यूज मेकर जैसे तथा अन्य विशिष्ट सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होना। बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने संवाददाता की भूमिका और कार्यों को भी बदल दिया है। एक संवाददाता के पुराने आधारभूत उपकरणों, एक आसुली पुस्तिका, पेन, टाइपराइटर और पुराना सादा टेलीफोन का स्थान एक छोटे टेप रिकॉर्डर, एक लैपटॉप या एक पीसी, मोबाइल या सैटेलाइट फ़ोन और मॉडेम जैसे अन्य नए उपकरणों ने ले लिया है। समाचार संग्रहण कार्य में आए इन सभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी परिवर्तनों ने समाचारों की गति को बढ़ा दिया और समाचार पत्रों के प्रबंधक वर्ग को अपनी कार्यावधि को बढ़ाने में सहायता दी है। अब वे अधिक संख्या में संस्करण निकालने की योजना बनाने और पाठकों को नवीनतम समाचार देने में सक्षम हो गए हैं। देसी भाषाओं के अनेक समाचार पत्र प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग संस्करण निकालने के लिए इन नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि मुद्रण केंद्र तो सीमित है, पर संस्करणों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मेरठ से निकलने वाले अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों की श्रृंखला समाचार एकत्रित करने और चित्रात्मक सामग्री में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। जिस समाचार पत्र के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों से निकलने वाले अपने सभी 13 संस्करणों की सामग्री देने के लिए लगभग 100 संवाददाता और कर्मचारी जो हैं और लगभग इतने ही फोटोग्राफर का एक नेटवर्क है। सभी जो हैं 100 संवाददाता समाचार भेजने के लिए पीसी और मॉडर्न उपकरणों से सुसज्जित हैं और फोटोग्राफर अपने साथ डिजिटल कैमरा रखते हैं। डिजिटल चित्र मॉडर्न के माध्यम से केंद्रीय समाचार पत्र को भेजे जाते हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से भेज दिया जाता है। एक और उदाहरण है आपका किससे संबंधित है, या एक मीडिया प्रबंधक इसके कारणों की व्याख्या करता है। कैसे? तो प्रिंट मीडिया की कठिनाई यह है कि प्रतिफल के लिए इसकी पूर्ण होने वाली अवधि जो है अधिक लंबी होती है और उत्पादन की लागत भी ज़्यादा होती है। समाचार पत्र अथवा पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर लिखी कीमत से ही उसकी लागत नहीं निकलती है। यदि समाचार पत्र निकालने की लागत 5 रुपये है और आप उसे 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप उसे उच्च वित्तीय सहायक सब्सिडी के बल पर ही बेच रहे हैं। स्वाभाविक है कि अपनी लागत की भरपाई के लिए आपको विज्ञापनों पर ही निर्भर रहना होगा। इस प्रकार विज्ञापन दाता प्रिंट मीडिया का प्राथमिक ग्राहक बन जाता है। इसलिए मैं प्रिंट मीडिया अपने उत्पाद के लिए पाठक प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने विज्ञापन दाताओं के लिए ऐसे ग्राहक प्राप्त करता हूं जो मेरे पाठक होते हैं। विज्ञापन दाता ऐसे पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं जो सफल होते हैं, जिंदगी का आनंद लेते हैं, उपभोग करते हैं जल्दी से या विज्ञापित वस्तु को अपना लेते हैं, जो प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं, जो सुखवादी हैं। भारतीय प्रेस संस्थान के तत्कालीन निदेशक ने विज्ञापन दाताओं के संभावित ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कराने वाले समाचार पत्रों के निहित भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। तो यह मीडिया प्रबंधक के द्वारा कही गई बात है। अब बात करते हैं भारतीय प्रेस संस्था के तब के निदेशक ने विस्तृत रूप से समाचार पत्रों को बताते हुए कहा कि इन्हें विज्ञापन देने वाले संभावित ग्राहकों का प्रबंधन करना है। कई सप्ताहों से मैंने इनके द्वारा जो कही गई बात है उसको देख लेते हैं। कई सप्ताहों से मैंने मुख्य रूप से अंग्रेजी के समाचार पत्रों को देखा, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और बढ़ती हुई मलिन आबादी में होने वाले क्षेत्र प्रतिवेदन और विशिष्ट लेखों को देखा।
हमारे करीब 70% लोग यहाँ रहते हैं। मेरे विचार से यह वास्तविक भारत को अपने में समाहित किए हुए हैं। राष्ट्रीय प्रेस को ऐसी सूचनाएं देने का साहस करना चाहिए जिससे हमारे नीति निर्माता, राजनीतिक, अकादमिक लोग और स्वयं पत्रकारों को इनके बारे में धारणा ठीक हो सके। अब एक और उदाहरण पढ़ते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं। समाचार पत्रों का यह प्रयत्न रहता है कि अनेक उनके पाठक बढ़ें और वे स्वयं विभिन्न समूहों तक पहुँचें। ऐसा कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ने की आदतें बदल गई हैं, जबकि वृद्धजन पूरा समाचार पत्र पढ़ते हैं। युवा पाठक अक्सर अपनी अपनी विशेष रुचियाँ रखते हैं और उन्हीं के अनुसार वे खेल, मनोरंजन या सामाजिक गपशप जैसे विषयों के लिए निर्धारित पाठ पृष्ठों पर सीधे पहुँच जाते हैं। पाठकों की रुचियों में भिन्नता होने का निहितार्थ यह है कि समाचार पत्र को भी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ रखनी चाहिए जो विभिन्न रुचियों के पाठकों को आकर्षित कर सके। इसलिए समाचार पत्र अक्सर सूचना रंजन, इन्फोटेनमेंट यानी सूचना तथा मनोरंजन दोनों के मिश्रण का समर्थन करते हैं। ताकि सभी प्रकार के पाठकों की रुचि बनी रहे, समाचार पत्रों का प्रकाशन अब कतिपय परंपराबद्ध मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता से संबंधित नहीं रहा है। समाचार पत्र अब उपभोक्ता वस्तु बन गए हैं और जब तक संख्या बढ़ी है, सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। जब तक संख्या बड़ी है, सब कुछ बिक्री के लिए प्रस्तुत है। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो समाचार, ये मीडिया को लेकर के, या जो प्रिंट मीडिया है, बहुत से लोगों को यह डर था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्थान से प्रिंट मीडिया के प्रसार में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वस्तुतः यह विस्तृत ही हुआ, किंतु इस प्रक्रिया के कारण अक्सर कीमतें घटानी पड़ी और परिणाम स्वरूप विज्ञापनों के प्रयोजकों पर निर्भरता बढ़ गई, जिसके कारण अब समाचार पत्रों की विषय वस्तु में विज्ञापन दाताओं की भूमिका बढ़ गई। इसको हम लोग ने, इससे संबंधित घटनाक्रम को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टेलीविज़न के संदर्भ में। 1991 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था। 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई। वर्ष 2000 से जब दूरदर्शन 20 से अधिक चैनलों पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, गैर सरकारी टेलीविज़न नेटवर्कों की संख्या 40 के आसपास थी। गैर सरकारी उपग्रह टेलीविज़न में हुई आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुए निर्णात्मक विकासों में से एक है। वर्ष 2002 में औसतन 13.4 करोड़ लोग प्रति सप्ताह उपग्रह टीवी देखा करते थे, सैटेलाइट टीवी। यह संख्या बढ़कर के 2005 में 19 करोड़ हो गई। वर्ष 2002 में उपग्रह टीवी की सुविधा वाले घरों की संख्या 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 में 6.10 करोड़ हो गई। टीवी रखने वाले सभी घरों में से 56% घरों में अब उपग्रह के जो सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन थे वो पहुंच चुकी है। 1991 के खाड़ी युद्ध ने, जिसने CNN चैनल को लोकप्रिय बनाया, और उसी वर्ष हांगकांग के हाम्पोसा हचिनसन समूह द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आगमन का संकेत दे दिया था। 1992 में हिंदी आधारित उपग्रह मनोरंजन चैनल जी टीवी ने भारत में केबल टेलीविज़न को अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। वर्ष 2000 तक आते आते भारत में 40 गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण पर ही केंद्रित थे, जैसे आपका सन टीवी, इनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशिया नेट। इस बीच जी टीवी ने कई क्षेत्रीय नेटवर्क शुरू किए जो मराठी, बांग्ला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। 1980 के दशक में एक और जहां दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं केबल टेलीविज़न उद्योग भी भारत के बड़े बड़े शहरों में तेजी से पनपता जा रहा था। वीसीआर ने दूरदर्शन की एकल चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक विकल्प प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दी। निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेजी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रमों में अधिकतर देसी और आयातित दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे। केबल चलाने वालों की संख्या जो 1984 में 100 थी, बढ़कर 1988 में 1200, 1992 में 15,000 और 1999 में लगभग 60,000 हो गई। तथा स्टार टीवी एवं एम टीवी चैनल वी, सोनी जैसी अन्य अनेक पारराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों के आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय व भारतीय संस्कृति पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता हुई। लेकिन अधिकांश पारराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों ने अनुसंधान के माध्यम से यह जान लिया कि भारतीय दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने में चिरपरिचित कार्यक्रमों का प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होगा।
सोनी इंटरनेशनल की प्रारंभिक रणनीति यह रही कि हर सप्ताह 10 हिंदी फिल्में प्रसारित की जाएं और बाद में जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले तब धीरे धीरे इनकी संख्या घटा दी जाए। अब अधिकतर विदेशी नेटवर्कों ने या तो हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का एक हिस्सा MTV इंडिया मतलब एक हिस्सा हो गई है, अथवा नए हिंदी चैनल स्टार प्लस ही नया हिंदी चैनल ही शुरू कर दिया है। स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोहरी कमेंट्री अथवा हिंदी में एक ऑडियो साउंड ट्रैक चलाते हैं। बड़ी कंपनियों ने बंगला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू किए हैं। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाया गया। स्टार प्लस चैनल ने, जो प्रारंभ में हांगकांग से संचालित पूर्ण रूप से सामान्य मनोरंजन का अंग्रेजी चैनल था, इसने अक्टूबर 1996 में से शाम 9 बजे से शाम 7 बजे से शाम 9 बजे के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। फिर 1999 से वह पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गया और उसके सभी अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को, जो कि इस नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, को दे दिया गया। इस परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों में हिंग्लिश का यह नारा शामिल था, आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों को छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत होने लगा था कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब भाषा कोई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। क्या आपने कभी कोई डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है? उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल हफ्ते में 7 तो दिन और दिन में 24 घंटे चलते हैं। उनमें समाचारों का स्वरूप जीवंत एवं अनौपचारिक होता है। समाचारों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक तात्कालिक, लोकतंत्रात्मक और आत्मीय बना दिया गया है। टेलीविज़न ने सार्वजनिक वाद विवाद को बढ़ावा दिया है और हर बीतते हुए वर्ष के साथ वह अपनी पहुंच को विस्तृत करता जा रहा है। इससे हमारे समझ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या गंभीर राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा तो नहीं की जा रही है? हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं और उनके सबके साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन, रियलिटी शो, वार्ता प्रदर्शन, बॉलीवुड प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन और प्रहसन मतलब कॉमेडी एवं हंसी मजाक के प्रदर्शन बड़ी संख्या में हो रहे हैं। मनोरंजन टेलीविजन ने महान सितारों तथा सुपर स्टार्स को एक नया वर्ग पैदा कर दिया, जिनके नामों से हर घर सुपरिचित हो गया और लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के गपशप के स्तंभों में उनकी निजी जिंदगी और प्रदर्शन में उनकी प्रतिबद्धता के किस्से भरे होते थे। कौन बनेगा करोड़पति अथवा इंडियन आइडल या बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम पाश्चात्य कार्यक्रमों के प्रारूप पर तैयार किए गए हैं। इनमें से किन किन कार्यक्रमों की अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन या वार्ता प्रदर्शन, यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। इससे संबंधित कि किस प्रकार से न्यूज दिखाई जाती है उससे संबंधित एक उदाहरण पढ़ते हैं। प्रिंस का बचाव। प्रिंस नाम का एक 5 वर्षीय बालक हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अल्डे हड्डी गांव में एक 55 फुट गहरे बेधन कुपदार्थ बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था और उसे 50 घंटे कठिन परिश्रम के बाद सेना द्वारा बाहर निकाला जा सका। इसके लिए सेना ने एक दूसरे कुएं के समानांतर सुरंग खोदी। बालक जिस शेफ्ट में नीचे बंद था उसमें बंद सर्किट वाला टेलीविजन कैमरा भोजन के साथ उतारा गया था। 2 समाचार चैनलों ने अपने अन्य सभी कार्यक्रम छोड़कर लगातार 2 दिनों तक उस बालक की ही चित्रावली दिखानी जारी रखी, जिसमें यह दिखाया गया था कि बालक कितनी बहादुरी से कीड़े मकोड़ों से लड़ रहा है, सो रहा है, अपनी मां को चिल्ला कर पुकार रहा है। यह सब टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा था। उन्होंने मंदिरों से बाहर कुछ लोगों के साक्षात्कार भी लिए और यह पूछा कि आप प्रिंस के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि हमें प्रिंस के लिए SMS द्वारा संदेश भेजें। हजारों लोग उस स्थान पर जमा हो गए और 2 दिनों तक मुफ्त सामुदायिक भोजन लंगर चला। इससे राष्ट्र भर में एक उन्माद और चिंता का वातावरण उत्पन्न हो गया और लोगों को मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में प्रिंस के सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हुए दिखाया गया। और ऐसे और भी कई उदाहरण जो जब टीवी को लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल करते हुए दिखाया गया। यह एक आपका उदाहरण था। तो इसी प्रकार का इसमें आप के लिए जो सोचनीय प्रश्न हुआ है कि आपने टेलीविजन पर प्रिंस के संपूर्ण बचाव कार्य को देखा होगा। यदि नहीं तो आप किसी अन्य ऐसी घटना को चुन लें और निम्नलिखित बिंदुओं पर आप एक वाद विवाद का आयोजन कर सकते हैं या इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। क्या? पहली चीज़ कि अधिकाधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी घटनाओं के जीवन चित्रण में एक दूसरे को मात देने के लिए टेलीविजन के चैनलों में चल रही ऐसी प्रतिस्पर्धा का क्या असर होगा। दूसरा प्रश्न कि क्या हम इस मुद्दे को टेलीविजन कैमरों द्वारा ताक भांक दूसरों के अंतःपुरा में उनके अनैतिक क्षणों को छिप कर देखना के रूप में ले सकते हैं। तीसरा, क्या ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की हालत पर रोशनी डालने के लिए टेलीविजन मीडिया द्वारा अदा की गई सकारात्मक भूमिका का उदाहरण है। तो इस पर ये जो 3 प्रश्न, इस पर आप विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण आप और दूसरा लीजिए सोप ओपरा का,
जो डेली धारावाहिक आते हैं डेली सोप वाले, उनके बारे में। तो सोप ओपरा ऐसी कहानियाँ जो धारावाहिक रूप में से दिखाई जाती हैं, वे लगातार चलती हैं, अलग अलग कहानियाँ समाप्त हो सकती हैं और भिन्न भिन्न पात्र प्रकट और गायब होते रहते हैं। पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक कि उसे पूरी तरह प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं। वह चरित्रों से, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। जो आपके टीवी पे धारावाहिक, जो फैमिली धारावाहिक या डेली सोप चलते हैं, उसके बारे में बताया गया। अब रेडियो की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2000 में आकाशवाणी के कार्यक्रम भारत के सभी 2/3 घर परिवारों में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में 12 करोड़ से भी अधिक रेडियो सेटों पर सुने जा सकते थे। 2002 में गैर सरकारी स्वामित्व वाले FM रेडियो स्टेशनों की स्थापना से रेडियो पर मनोरंजन के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हुई। श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए ये निजी तौर पर चलाए जा रहे रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते थे, क्योंकि गैर सरकारी तौर पर चलाए जाने वाले FM चैनलों का कोई राजनीतिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए इनमें से बहुत से चैनल अपने श्रोताओं को लुभाए रखने के लिए किसी विशेष प्रकार के लोकप्रिय संगीत से अपनी विशेषता रखते हैं। ऐसे एक FM चैनल का दावा है कि वह दिन भर हिट गानों को ही प्रसारित करता है। अधिकांश FM चैनल जो कि युवा शहरी व्यवसायिकों तथा छात्रों में लोकप्रिय हैं, अक्सर मीडिया समूहों के होते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का रेड FM लिविंग मीडिया का और रेडियो सिटी स्टार नेटवर्क के स्वामित्व में है। लेकिन नेशनल पब्लिक रेडियो USA अथवा BBC UK यह स्वतंत्र रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण में संलग्न है, हमारे प्रसारण प्रदेश से बाहर हैं। 2 फिल्मों रंग दे बसंती और लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो को संचार के सक्रिय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोनों ही फिल्में समकालीन परिवेश की हैं। रंग दे बसंती में एक कर्तव्यनिष्ठ गुस्सैल कॉलेज छात्र भगत सिंह की कहानी से प्रेरित होकर एक मंत्री की हत्या कर देता है और फिर जनता तक अपना संदेश प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी को अपने कब्जे में कर लेता है। जबकि लगे रहो मुन्ना भाई में नायिका एक रेडियो जॉकी है जो अपनी आत्मीय पुकार गुड मॉर्निंग इंडिया से देश को जगाती है और नायक भी एक लड़के के जीवन को बचाने के लिए रेडियो स्टेशन का सहारा लेता है। FM चैनलों के प्रयोग की संभावनाएं अत्यधिक हैं। रेडियो स्टेशनों के और अधिक निजीकरण तथा समुदाय के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों के उद्भव के परिणामस्वरूप रेडियो स्टेशनों को और अधिक विकास होगा। स्थानीय समाचारों को सुनने की मांग बढ़ रही है। भारत में FM चैनलों को सुनने वाले घरों की संख्या ने स्थानीय रेडियो द्वारा नेटवर्कों का स्थान ले लेने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को बल दिया है। अब इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं कि एक ग्रामीण युवक की चतुराई का पता चलता है इस उदाहरण में, और उसके साथ ही स्थानीय संस्कृति के पोषण की आवश्यकता भी प्रकट होती है। तो इस उदाहरण को थोड़ा सा पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। संभवतः यह संपूर्ण एशियाई उपमहाद्वीप में एकमात्र ग्रामीण FM रेडियो स्टेशन हो। इस प्रसारण उपकरण, इसकी कीमत बहुत कम है, शायद दुनिया भर में सबसे सस्ता उपकरण है, लेकिन स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यह बहुत प्यारा है। भारत के उत्तरी राज्य बिहार में एक सुहानी सुबह को राघव महतो नाम का एक युवक अपने घर में विकसित FM रेडियो स्टेशन चालू करने के लिए तैयार होता है। मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली राघव की छोटी सी दुकान और रेडियो स्टेशन के 20 किलोमीटर के घेरे में रहने वाले हजारों ग्रामवासी अपने प्रिय स्टेशन का कार्यक्रम सुनने के लिए अपने रेडियो सेट चालू करते हैं। थोड़ी सी घरघराहट की आवाज़ के बाद एक युवक का आत्मविश्वासपूर्ण स्वर रेडियो तरंगों पर तैरने लगता है। सुप्रभात, राघव FM मंसूरपुर में आपका स्वागत है। अब अपने मनपसंद गाने सुनिए कि घोषणा राघव के मित्र और कार्यक्रम संचालक शंभू के स्वर में सुनाई पड़ती है, जो स्थानीय संगीत की टेपों के ढेर से घिरा हुआ सेलो टेप का प्लास्टर लगे माइक्रोफोन में बोलता है। अगले 12 घंटों तक राघव महतो का निर्जन FM रेडियो स्टेशन फिल्मी गाने सुनाता है और HIV तथा पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में सार्वजनिक हित की खबरें और सजीव स्थानीय समाचार भी देता है, जिनमें खोए गए बच्चों और नई खुलने वाली स्थानीय दुकानों की खबरें भी शामिल होती हैं। राघव और उसका मित्र शंभू राघव की छप्पर वाली दुकान प्रिया इलेक्ट्रॉनिक शॉप से अपना देसी रेडियो स्टेशन चलाते हैं। जगह तंग है, झोपड़ा किराए का है, जिसमें संगीत भरे टेप और जंग लगे बिजली के उपकरणों का ढेर लगा है, जो मरम्मत सेवा प्रदान करने वाली राघव की दुकान के साथ साथ रेडियो स्टेशन का कार्य भी करती है। राघव पढ़ा लिखा न हो, परंतु उसके स्वदेशी FM स्टेशन ने उसे स्थानीय राजनेताओं से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। राघव का रेडियो के साथ प्रेम प्रसंग 1997 में 1997 में प्रारंभ हुआ, जब उसने एक स्थानीय मरम्मत की दुकान में एक मिस्त्री के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। जब दुकान का मालिक वह क्षेत्र छोड़कर चला गया तो एक कैंसर पीड़ित खेतिहार मजदूर के बेटे राघव ने एक मित्र के साथ मिलकर वह झोपड़ी ले ली।
2003 में किसी समय राघव ने जब तब तक रेडियो के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। गरीबी की मार से पीड़ित बिहार राज्य में जहां बहुत से क्षेत्रों में बिजली नहीं है, सस्ते बैटरी से चलने वाले ट्रांजिस्टर ही मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन है। इस विचार को पक्का करने और ऐसी किट तैयार करने में जो एक निर्धारित रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर मेरे कार्यक्रम प्रसारित कर सके, मुझे काफ़ी लंबा समय लगा। ये उसके कहे गए शब्द हैं। किट पर 50 रुपये लागत आई। राघव कहता है कि प्रसारण किट एक एंटीना के साथ लंबे बांस पर पास के एक 3 मंजिला अस्पताल पर लगी है। एक लंबा तार उस प्रसारण यंत्र को नीचे राघव के रेडियो झोपड़ी में लगे घरघराहट करने वाले घर के बने पुराने स्टीरियो कैसेट प्लेयर से जोड़ता है। 3 अन्य जंग लगे स्थानीय रूप से बने बैटरी चलित टेप रिकॉर्डर, रंगीन तारों और एक बेतार कॉर्डलेस माइक्रोफोन के साथ इससे जुड़े हुए हैं। राघव के झोपड़े में स्थानीय भोजपुरी, बॉलीवुड और भक्ति गीतों के कोई 200 टेप हैं, जिन्हें वह अपने श्रोताओं के लिए बजाता है। राघव का रेडियो स्टेशन उसका एक शौक है। वह उससे कुछ कमाता नहीं है। वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान से कोई 2000 रुपये प्रतिमास कमा लेता है। यह युवक जो अपने परिवार के साथ एक झोपड़े में रहता है, यह नहीं जानता कि FM स्टेशन चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता है। मैं इस बारे में नहीं जानता। मैंने तो यह धंधा बस कौतूहलवश प्रारंभ कर दिया था और हर वर्ष इसका प्रसारण क्षेत्र बढ़ता गया। वह ऐसा कहता है। इसलिए जब कुछ समय पहले कुछ लोगों ने उससे यह कहा कि उसका रेडियो स्टेशन अवैध हो, तो उसने उसे वास्तव में बंद कर दिया। लेकिन स्थानीय ग्रामवासियों ने उसके झोपड़े को घेर लिया और उसे अपनी सेवाएं फिर से चालू करने के लिए राजी कर लिया। स्थानीय लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि राघव का FM मंसूरपुर 1 के साथ कोई सरकारी लाइसेंस है या नहीं। वे तो बस उसे प्यार करते हैं। मेरे स्टेशन को पुरुषों से अधिक महिलाएं ज़्यादा सुनती हैं। वह कहता है कि जब बॉलीवुड और स्थानीय भोजपुरी गाने नितांत आवश्यक हैं, पर मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भक्ति गीत भी प्रसारित करता हूँ। क्योंकि गांव वालों के पास राघव को फ़ोन करने की सुविधा नहीं है, इसलिए वे गीतों की फरमाइश दस्ती तौर पर लिखित संदेशों के माध्यम से अथवा पड़ोस के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय को फ़ोन करके भेजते हैं। एक रेडियो स्टेशन के संचालक के रूप में राघव का यश बिहार में दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने उसके रेडियो स्टेशन पर काम करने के लिए लिखा और उसकी प्रौद्योगिकी को खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई। तो यह एक उद्धरण है, यह BBC न्यूज़ के द्वारा यह उद्धरण तैयार किया गया था। तो अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो इस तथ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं कि मास मीडिया आज हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। यह अध्याय हमारे जीवन में हुए मीडिया संबंधी सभी अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकता। यह तो हमें यही समझा सकता है कि मास मीडिया समकालीन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मीडिया अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है। ये आयाम है राज्य और बाजार के साथ मीडिया का संबंध, इसका सामाजिक गठन एवं प्रबंधन, पाठकों एवं श्रोताओं तथा दर्शकों के साथ इसके संबंध आदि। दूसरे शब्दों में, यहाँ उन नियंत्रणों जिनके अंतर्गत रहकर मीडिया अपना काम करता है और अपने तरीकों जिनसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, पर दृष्टिपात किया गया है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।